आज हम लोग बात करते हैं किस तरफ से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है आपकी कॉन्सेप्ट में, क्या है फिनोमेना अकाउंटेबिलिटी का? एहतसाब। एहतसाब क्या होता है? चेक एंड बैलेंस क्यों करते हैं? चेक एंड बैलेंस क्यों रखते हैं? चीज़ें अपनी सही रूटीन में जा रही हैं या कोई गड़बड़ है। यस, वेरी गुड। इसका मकसद ये होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसका गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है। एहतसाब का पर्पज़ ये होता है कि क्योंकि इंसान के अंदर बहुत एलिमेंट्स मौजूद हैं, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। सम टाइम हम पर पॉजिटिविटी हावी होती है, सम टाइम हम पर नेगेटिविटी हावी होती है। तो नेगेटिविटी के चक्कर में आते हुए हम कुछ गलत कर जाते हैं, ठीक है, रूटीन से हट जाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी इज़ देयर टू फिक्स यू, टू फिक्स योर बिहेवियर, ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी इंसान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो उसके ज़मीर की है, ये याद रखें, इज़ इंटरनल वॉइस, ठीक है। कुछ अकाउंटेबिलिटी एक्सटर्नल बॉडीज़ की होती हैं, जो बाहर आपके ऊपर कोई आपका सीनियर है जो आपको देख सकता है आपकी एक्टिविटीज़ को। तो बोथ सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज देयर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी इज द मैकेनिज्म टू कीप अ क्लोज वॉच ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो मैकेनिज्म है, ये वो निज़ाम है जिसके ज़रिए क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक ख़ास नज़र रखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक गहरी नज़र रखी जाती है, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक ऑफिसेज आर हेल्ड अकाउंटेबल बाय दिस। पब्लिक ऑफिसेज जो हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है ना, उनको ठहराया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है, वो सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज आपके साथ दूसरे भाई होते हैं, वो नहीं आए। अच्छा, आप भाई हैं दोनों? बहुत हमशक्ल है ना, मैंने इसलिए पूछा। लास्ट टाइम ही मैंने नोट डाउन किया तो मैंने कहा चले पूछ लेते हैं, खैरियत उनकी तबीयत ठीक। तो अच्छा, फिर उसके बाद है पब्लिक ऑफिसेज आर हेल्ड अकाउंटेबल बाय दिस। विदाउट अकाउंटेबिलिटी द ऑफिस बिकम, दिस इज द थिंग वेयर वी हैव टू निप इट। तो हमें डेस्पोटिक नहीं बनने देना। डेस्पोटिक मन मर्जी करना, अपनी मन मर्जी करना, और इसमें क्या है फिर वो इंसानी हकूक़ का नुकसान करते हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। देखिए ना, अगर एक पुलिस वाला अपने दायरे से हट जाए, अपनी कानूनन हक से हट जाए, बाहर निकल जाए, तो वो किसी को, उसके पास तो गन है, ही इज़ कैरिंग द गन, वो किसी को भी कहीं भी मार सकता है, ठीक है। और कानूनन उसको ये हक भी दिया गया है कि वो मुजरिम को अगर वो आगे से अटैक करता है उसको मार दे, ठीक है। तो अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो भाई वो तो हमने एक रोग एलिमेंट से भी बड़ा रोग एलिमेंट जनरेट कर दिया माशरे में, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स को डेस्पोटिक बनने से रोकती है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। उनको अपनी मर्जी करने से रोकती है, मुआशरे को, मुआशरे में जंगल का कानून इम्प्लीमेंट होने से रोकती है। अच्छा, फिर उसके बाद है विदाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स, ये होगी मिसयूज ऑफ पावर कैन बी अवॉइडेड बाय अकाउंटेबिलिटी। दिस इज द पॉइंट। अकाउंटेबिलिटी होगी तो मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगी, ये नहीं होगी तो अब्यूज ऑफ पावर बहुत ज़्यादा होगा। वो लोग, ऐसे एलिमेंट्स अपनी पावर्स को बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे, और होता भी है, लेकिन उसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है बाय लॉ, आप फिर उनको रेक्टिफाई करते हो, बेहतर करते हो। कहते राइट रिप्रेजेंटेटिव्स protect the rights of the people and convert the administration to service oriented rather than, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का ये अमल है। इसका क्या सेंटेंस का मतलब बन सकता है? बड़ा गहरा और अच्छा सेंटेंस है, आप लोग ज़रा बताएं इसको। ये मैं जानना चाहूँगा, अब आप लोगों को कमेंट करना चाहिए इस पर, क्योंकि आप गुड गवर्नेंस पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, कुछ कुछ पहुँच गए हैं आप सर जो जो आपके उससे पास। एक अच्छा नुमाइंदा होगा अवाम का, तो अवाम के जो है ना राइट्स उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और वो उसको पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बनाएगा, ना कि पावर ओरिएंटेड कि अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आंसर। देखें, पब्लिक ओरिएंटेड लोग वो होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड वो होते हैं जो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। बात समझ रहे हैं?
एक CSP ऑफिसर सड़क पे मौजूद है और वो लोगों को गाइड कर रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है। वो खुद से ग्राउंड पे जाके, जो कि ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर उनको गाइड करता है। या दूसरा एक CSP ऑफिसर है जो किसी सब्जी मंडी में जाता है, चीज़ों की प्राइसेस को देखता है, चेक करता है, और यकीन जाने अगर वो ये कर रहा है तो वो जिहाद कर रहा है। अगर वो ना तो खुद रिश्वत लेता है और ना ही अपने सबॉर्डिनेट्स को लेने देता है तो ये भी जिहाद कर रहा है। इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। पब्लिक सर्विस इतना बड़ा आप मर्तबा रखती है अगर आप सही तरीके से कर रहे हो कि आप नमाजें, रोज़े, अल्लाह माफ़ करें, ना भी पढ़ें, वैसे तो पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर ना भी पढ़ें, आप सिर्फ एक काम अच्छा कर रहे हैं तो ये आपको शहीदों से ज़्यादा दर्जा दिलवा देगा, क्योंकि आप अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का कानून इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, और आप वो देखें, ये सारी चीज़ें माफ़ भी हो जाती हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हमारी ज़ात से रिलेट करते हैं। अल्लाह पाक चाहें जब मर्ज़ी इंसान को बख्श सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप इंसानों के हकूक़ सलब करते हैं ना, उसकी बहुत कड़ी अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है, कि जो किसी इंसान से रिलेटेड कोई बात होगी, आपने किसी को अपनी ज़ुबान से हर्ट कर दिया, ठीक है, आपने किसी के हक पे कब्ज़ा कर लिया, तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी माफ़ी अल्लाह ताला की ज़ात से भी नहीं है। अल्लाह पाक कहते हैं उसी बंदे से माफ़ी मांगो, अगर वो माफ़ करेगा तो मैं करूँगा। तो ये फिर बहुत सख्त पकड़ है, इससे बचना चाहिए। जो लोग वाकई जहन वाले हैं, जो अकल रखते हैं, वो ऐसा काम कभी भी नहीं करते जो कि किसी इंसान से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि अगर हमारी सर्विस जो है वो पावर ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, वो पावर हासिल करके उसी का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानी हकूक़ के लिए, इंसानी सर्विसेज के लिए होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? नेक्स्ट है कंट्रोल कितने टाइप्स का, वो मैंने आपको बात बता दी। ये दो किस्म का होता है, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। इंटरनल जो है वो हो सकता है आपसे बड़ा कोई बॉस मौजूद हो सकता है आपको कोलीग ही हो। एक्सटर्नल हो सकता है कोई बाहर की बॉडी, वो बाहर की बॉडी जो है वो हो सकता है आप पे अपॉइंटेड कोई जज है, हो सकता है कोई अपॉइंटेड बाहर से कोई एजेंसी है जो कि आपको अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में लेके आ सकती है। एक्सटर्नल कंट्रोल में लेजिस्लेचर भी हो सकता है, जैसे पैक कमेटी है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के अंदर आपका रेलेवेंट मिनिस्टर भी हो सकता है, और वो अच्छा है अगर, तो वो लोगों के अंदर जाके उनसे पूछेगा कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़, मेरी डिपार्टमेंट की तरफ से तकलीफ़। ठीक है, तो ये उसका रोल बड़ा अहम है। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है कि अगर आपकी जॉब एडमिनिस्ट्रेशन की है तो आपके ऊपर कोई ना कोई तो बॉस मौजूद होगा ना। वो जो बॉस होगा वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को चलाता है। तो ये क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की में ये प्रोसेस चलता है। फॉर एग्जांपल, एक कैप्टन को एक मेजर चेक कर सकता है या उसको एक कर्नल चेक कर सकता है। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, इससे तो सारे ऑलमोस्ट फेमिलियर होते हैं ना। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कर्नल साहब जो हैं वो किसी कैप्टन की एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, पॉलिटिकल एजेंट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये इसका मकसद क्या है इस सेंटेंस का, कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वो अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट को किसी भी टाइम जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके हेल्थ मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर छापे मार सकता है। अगर वो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो उनको डिसमिस कर सकता है, उनकी सर्विस को, वो उनको फाइन्स कर सकता है। तो ये क्या हुआ, ये भी विद इन डिपार्टमेंट हो रहा है। उसी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ओहदेदार जाके लोगों को चेक कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब चूंकि सारे मिनिस्टर्स के बॉस होते हैं तो वो किसी भी जगह का किसी भी टाइम विजिट कर सकते हैं। बात समझे, क्योंकि ही कैन चेक द कैबिनेट मिनिस्टर्स, ही कैन चेक द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ का।
लोग कहते हैं जी खान साहब के ऊपर फॉर एग्जांपल ना करें, क्रिटिसिज्म ना करें। किस तरह ना करें? ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या है? उस कंट्री का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता। तो कंट्री में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो पहले तो रेलेवेंट मिनिस्टर, उसको अपॉइंट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ने। तो एक्सटर्नली फिर कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? अब पता है आर्मी के अंदर अगर कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा इंसानी नुकसान हो जाए, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाए, तो उस रेलेवेंट जगह पर उस ऑफिसर को तो वो करते ही हैं डिसमिस, लेकिन जो उसका बॉस होता है जो उसको लुक आफ्टर कर रहा था उसको भी साथ डिसमिस करते हैं अगले, कहते हैं तुम रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, आमतौर पे कहीं पर कोई धमाका हो गया तो वहाँ के अगर एसएचओ को लोग वो अथॉरिटीज़ करती हैं डिसमिस, तो वहाँ के एसपी को भी करते हैं साथ कि यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, ये है इंटरनल कंट्रोल। आप मैं छोटी सी बात बताता हूँ। आप अगर सिर्फ ये कहते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में करप्शन हुई तो उस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब है ना, सजा उनको होगी, उस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं होगी। अगर आप कहते हैं कि इस फलाने हलके के अंदर चोरी हुई तो वहाँ के एसएचओ को टांग दिया जाएगा, तो यकीन जाने वहाँ पे चोरी नहीं होगी। ठीक है, चोरों के साथ एसएचओ साहब खुद ब खुद ही मुख मगा कर लेंगे कि यार मिल मिला के कर लेते नाम मेरा आ जाना। तो ये इस तरह से आप इंटरनल कंट्रोल ला सकते हो। देयर ऑलवेज मैकेनिज्म्स। एक अच्छी चीज़ थी लेकिन अब देखें वो खान साहब के टाइम में नहीं आ सकी। उसमें एक बिल था जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इफ़ यू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन, करप्शन की कहीं पे इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर देते हो तो आपको उसका हिस्सा दिया जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए की करप्शन होने वाली थी, आप उसके चश्मदीद गवाह बन गए, आपने बता दिया, तो उसमें से 20% आपके हिस्से में भी आ जाएगा और वो करप्शन एक अट्रैक्शन दे दी ना, मोटिवेशन दे दी कि इस तरह से लोग जिक्र करेंगे और करप्शन क्या हो जाएगी, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है इंटरनल कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये हमने कर लिया। हियरार्किकल ऑर्डर, इसकी भी बात हमने कर ली कि आमतौर पे जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो हायरार्की के अंदर काम कर रही होती हैं। ठीक है, उनके जो बॉसेस होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स को चेक कर सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों के पास है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये बता सकता है ये क्या होती है? आप में से कोई गवर्नमेंट सर्विस में है अभी? कोई भी नहीं? ACR क्या होती है? ACR का पता है आपको? आपको पता होगा डेफिनेटली, बताएं, एक्सप्लेन करें ज़रा। बेसिक पे होती है वो फिर ECR में लिखी जाती है, और उसके अलावा एक ऑफिस का करंट ECR होता है जिसमें तमाम पुलिस मुलाजमीन की MOI से लेकर, यानी जो MO होते हैं उससे लेकर छोटे से छोटे मुलाजमीन ड्राइवर तक की उनकी जो बेसिक पे होती है वो वहाँ पर दर्ज की जाती है। जो ACR है ना, इसका काम होता है कि जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसका कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री, कि इसने कौन सा काम किया, कौन सा पॉजिटिव किया, कौन सा नेगेटिव किया। हर साल जब आपको प्रमोट किया जाता है तो पहले आपकी ACR देखी जाती है। ठीक है, फिर आपकी प्रमोशन उस ACR की यानी कारकर्दगी की बेसिस पे। ठीक है, ACR को हाँ ऑब्जर्व करते हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर्विस बुक ये फिर जो है उसको अगर अपनी उनकी कोई भी काम करता है, क्रिमिनल कोड फलाना कासिम वगैरह सब होते हैं, तो उसकी सर्विस बुक पर अपलोड होता है, और जो अगर वो गैर नहीं कर दिया जाता तो फिर वो भी उसकी सर्विस बुक। तो ये ACR भी वो रिपोर्ट है जो उसकी सर्विस बुक की बुनियाद पे बनाई जाती है। अब आसान बात में समझ आ गई? दोनों में जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी, और जो अच्छा प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एक मैकेनिज्म है वहाँ पर भी ACRs बनती हैं। सही है, और आपके सारा प्रमोशन का जो सिलसिला है वो किसकी बुनियाद पे होता है? ACR की बुनियाद पे। अब ये है कि सुपीरियर बनाते हैं। ठीक है, आमतौर पे वो बाज़-औक़ात ACR जो करप्ट लोग होती हैं, कोई अच्छा बॉस मिल जाए
तो वो फिर अंदर लिख देता है कि ये करप्शन की है इसने। और बहुत सारे लोग बेचारे इस ACR को इम्प्रूव करने के चक्कर में करप्शन कर जाते हैं। कोई बताएगा कैसे? जो सुपीरियर करप्ट है। हाँ बिल्कुल, अगर सुपीरियर करप्ट है तो वो कहेगा भाई ये फलाना फलाना काम मेरा करना है तुमने, अदरवाइज मैं तुम्हारी ACR में कुछ ऐसा लिख दूंगा कि तुम्हारी प्रमोशन। तो यही वजह है कि बहुत सारे जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी ACRs ख़राब होती हैं और उनकी प्रमोशन नहीं होती। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को परवाह नहीं होती कि जो मर्ज़ी हो वो करते हैं, वो ऑनेस्ट रहते हैं, और वो इंशाल्लाह इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया के अंदर तो अल्लाह के रसूल बहुत कामयाब होंगे। अच्छा, तो अब कहने का मकसद ये है कि ACR आपके मुस्तकबिल को डिसाइड करती है। तो ACR इटसेल्फ एक डेटरेंस भी है। जो करप्ट ऑफिसर है, अगर अच्छा उसका बॉस आ गया तो वो कहेगा तुम्हारी ये ACR के अंदर मैं नेगेटिव लिखूंगा, तो क्या वो करप्शन करेगा? तो इस तरह से इट्स अ स्ट्रॉन्ग टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आपकी सर्विस बुक के अंदर लिखा जाएगा कि आपने अगर करप्शन की है तो फिर आप करप्शन नेक्स्ट टाइम मोहतात हो जाओगे। तो ये भी एक टूल है। देन है बजटरी कंट्रोल। ये वही घर वाला मामला आ गया कि बजट देना है या नहीं देना, जिसका मैं जिक्र किया करता हूँ कि जो पढ़ते हैं उनको अच्छी कारकर्दगी कर लेते हैं, लेके आते हैं तो, या दे ब्रिंग प्रोग्रेस, तो उनको घर वाले भी हर किस्म का खर्चा दे रहे होते हैं। और जो मेरे जैसे भी होते हैं कि जो पढ़ते नहीं हैं उनको खर्चा नहीं मिलता, वो कहते हैं चले खुद से मैनेज करें। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आफ्टर अप्रूविंग फ्रॉम द पार्लियामेंट इज अंडर द डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर। मिनिस्टर जो है कुछ फंड्स के लिए फिर फंड्स का इजरा करता है। इवन प्राइम मिनिस्टर के पास भी आपको पता है बजटरी कंट्रोल होता है। वो उन्हीं डिपार्टमेंट्स को बजट इशू करवाता है जो डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट को बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो ये विद इन डिपार्टमेंट, ठीक है, विद इन डिपार्टमेंट, और ये बाहर से कोई बॉडी नहीं है। सारी अकाउंटेबिलिटी कौन सी है? इंटरनल है। और ये क्वेश्चन इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि इस पे भी लाजमी क्वेश्चन आना है। ये वो चैप्टर है जिसके ऊपर बाय ऑल मीन्स क्वेश्चन आना है। और भाई ये इस लिहाज से भी इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो एसे का टॉपिक होता है ना, जब आप लोग वो लिखोगे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में करप्शन पे ऐसे आ जाता है, करप्शन को रोकने के इंटेलिजेंट वे कौन से हैं, करप्शन को रोकने के मुख्तलिफ इफेक्टिव वे कौन से हैं, तो भाई ये सारे तरीक़ेकार हैं। ये कहीं पे किसी किताब में आपको एक जगह पे इकट्ठे नहीं मिलेंगे। इसलिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ है फॉर राइटिंग इन द एसे, जो आपके एसे को मुख्तलिफ लोगों से बहुत डिफरेंट बना देगा। बिकॉज ये मीन्स बाय ऑल टर्म हर किताब के अंदर लिखे नहीं हुए, राइट। आप देखोगे इवन बहुत सही जगहों पे कुछ जो मैगजीन्स आ रहे हैं मार्केट में चल रहे हैं, उनमें करप्शन को रोकने के मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स आएंगे। अगर वहाँ पे जिक्र होगा अभी तो आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये किन की बात कर रहा है और कैसे कर रहा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता है कि हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है टू स्टॉप द करप्शन। देन है एफिशिएंसी सर्वे। ये गवर्नमेंट खुद करवाती है, वो डिपार्टमेंट करवाता है। डिपार्टमेंट के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी बॉडीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट करते हैं और देख के बताते हैं कि भाई काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और भी देता हूँ आपको, वहाँ से समझ लग जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस जो अच्छे हैं, स्कूल्स हैं पाकिस्तान के स्कूल्स याद रहे पूरी दुनिया में फेमस हैं फॉर देयर क्वालिटी एजुकेशन के लिए। पाकिस्तान के स्कूल्स, आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा मैं प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि दे हैव देयर नेम इन द वर्ल्ड। और जो अच्छे स्कूल्स हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स भी सप्लाई कर रहे हैं। वो हमारी इस मोस्टली मिडिल क्लास की तो अफोर्डेबिलिटी के अंदर ही नहीं है। ठीक है, एन एग्जाम्पल इज बीकन हाउस, एन एग्जाम्पल इज रूट्स, ठीक है, एन एग्जाम्पल इज फर्स्ट स्टेप, एग्जाम्पल इज LGS। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका दुनिया में नाम है। पाकिस्तान के स्कूल्स की वजह से
जो है वो जाना जाता है। और यहाँ पर अंग्रेज़ तारीफ़ करते हैं कि अगर एजुकेशनल सिस्टम में स्टूडेंट अच्छा आता है तो इन स्कूल से आता है। यूनिवर्सिटीज़ का तो जिक्र ही नहीं है आपकी, और ये बड़ी एक दहला देने वाली बात है। अगर यूनिवर्सिटीज़ में जिक्र आता है तो लम्स का, IBA का, ये कराची IBA कराची जो है, ठीक है, नहीं ये भी नहीं, ये दे डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये 2 यूनिवर्सिटी हैं जो पाकिस्तान में जानी जाती हैं। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बस। हाँ, मेडिकल साइंसेज में वो किंग एडवर्ड। अब मैं आपको बात बताने लगा था कि एफिशिएंसी सर्वे, तो वो क्या है, वो गाहे बगाए वो अब डिपार्टमेंट विद इन दैट डिपार्टमेंट कुछ लोगों को हायर करता है, और वो लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी सर्वे, ठीक है, वो ऑडिट करते हैं, वो देखते हैं। ऑडिट में क्या होता है, मैं अब फॉर एग्जांपल बिगन हाउस की एग्जांपल देता हूँ आपको, कि वो जब जाते हैं, ऑडिटर्स आते हैं, तो वो देखते हैं एक टीचर कितने साल में 365 दिन में से कितने वर्किंग डेज हैं और कितने दिन वो मौजूद रहा। नोटबुक्स चेक होती हैं, सिलेबस चेक होता है कि कितना सिलेबस को, प्लान सिलेबस को फॉलो किया गया, ठीक है। फिर क्लास ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन सा है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा था, और टीचर की डिस्पेंसेशन ऑफ नॉलेज कैसी थी। इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन विद इन द इंस्टीट्यूशन क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। इस सर्वे को आप क्या कहते हैं, एफिशिएंसी सर्वे, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट का अपना है, मिलिट्री का अपना है। इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन ने इनके लिए कुछ ना कुछ बॉडीज़ बना रखी। देन है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में 2 किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, और उसमें कौन कौन आ जाता है। एक तो उस डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट सेक्टर, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा बंदा आ जाता है उसका पॉलिटिकल एजेंट, जो उसका हेड है। पॉलिटिकल एजेंट में कौन है, मिनिस्टर, ठीक है, कौन है, और दूसरा बंदा कौन सा है, ठीक है, दैट इज सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो भी अकाउंटेबिलिटी का हक रखता है, और दूसरी तरफ उस डिपार्टमेंट का रेलेवेंट मिनिस्टर भी हक रखता है। तो ये दोनों लोग अकाउंटेबिलिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट स्लॉट्स विद इन द डिपार्टमेंट, ठीक है, उनके पास हाईएस्ट पोजीशंस हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन। तो अ गुड लीडर शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ही ऑलवेज एनकरेज हिज सबॉर्डिनेट टू गेट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ही डज नॉट यूज़ कॉर्सियन। वो क्या नहीं यूज़ करता, कॉर्सियन। कॉर्सियन क्या है, फोर्स। आप जो भी काम करते हो वो किस तरह से वो जो है ना, वो यू गेट इट डन बाय और इन अ फ्रेंडली मैनर। जो काम दोस्ताना ताल्लुकात के अंदर रखते हुए होता है ना, वो कभी बॉसी बिहेवियर से नहीं होता। और दुनिया के जितने बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज फैसिलिटेटर्स, याद रखें। वो क्या होते हैं, वो आपको इनकरेज करेंगे, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को अपॉइंट करेंगे। ये निशानियाँ होती हैं एक सुपर्ब एडमिनिस्ट्रेशन की। आप अगर मुख्तलिफ इंटेलिजेंट लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, और इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का होगा, और उनको कोऑर्डिनेट कर देते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन विद इन डेज बहुत तरक्की करेगी। मोस्ट रेलेवेंट लोगों को इकट्ठा कर लेना, ठीक है, और फिर उनको आपस में उनकी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन डेवलप कर देना, ये है सक्सेस किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। आगे है हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स। ये आपकी ज़मीर की आवाज़ है, जो कि आप खुद अपने ऊपर, ये लास्ट है जिसके ज़रिए आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, आप करप्शन नहीं करते। पाकिस्तान में सिनेरियो डिफरेंट है। ये बेचारी ज़मीर की आवाज़ सर्विस में आने से पहले तक ज़िंदा होती है, और बेशतर की अल्लाह को प्यारी हो जाती, इंतकाल कर जाती है आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस, या कुछ में बाकी रहती है तो उनकी भी आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना 0.5% के लिहाज से कम मरती चली जाती है।
और कुछ सालों के अंदर वो भी इंतकाल, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिस पे 12 बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे CSPs को लेक्चर दिए जाते हैं और वो उस पर अमल, ठीक है। डिपार्टमेंट इनेक्ट्स सम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट्स हु आर प्रोफेशनल्स लाइक ए सिविल सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, लॉयल, आपको कोई एलिमेंट इन दोनों में से नजर आता हो। थर्ड, हम्बल, ठीक है, नॉन पार्टिजन, ठीक है। आप देखें कि ये वो मेयार है जिसके ऊपर हम किसी की ज़मीर का जायज़ा ले सकते हैं कि वो ऑनेस्ट है, क्या वो लॉयल है। ऑनेस्टी क्या है, कोई आपके पास बिल आता है और वो गलत है तो आप उसको उसी टाइम डिस्करेज कर दें, पास ना होने दें। लॉयल्टी क्या है विद योर कंट्री, कि आपके देखें कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है, थोड़ी थोड़ी करप्शन से ही तो ज़्यादा होती है, कतरा कतरा समुंदर बनता है। आप समझते हैं कि कोई नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1 लाख रुपए से क्या फ़र्क पड़ चला है, ऐसा नहीं है। पता नहीं आप जैसे कितने ऑफिसर्स फिर 1 लाख के बिल को पास करते हो, तो 1-1 रुपये से बहुत पैसा फ़र्क पड़ता है। तो हमें उसको हर एक जगह को फिक्स करना है, वहाँ पर स्टॉप लगाना है, राइट। देन है हम्बल। हम्बल क्या है कि ही इज़ रेडी टू लिसन टू एवरीवन, दिस इज़ हम्बलनेस फॉर अ सिविल सर्वेंट। हम्बलनेस क्या है, ही इज़ रेडी टू लिसन एनीवन, ठीक है। वो पब्लिक में जाता है, लोगों के साथ मिलता है, उनके दरमियान बैठता है, तो ये एक सबसे बड़ी हम्बलनेस की निशानी है। नॉन पार्टिसन, कि वो प्रेजुडिस नहीं रखता किसी के साथ। दूसरी बात ये कि वो ही इज़ नॉट अ पार्टी टू एनीवन, वो ये नहीं है कि वो PTI का सिविल सर्वेंट है, नून लीग का कोई बंदा आ गया तो उसका काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। या वो नून लीग का तो PTI का कोई बंदा आ जाएगा, उसे पता है कंफर्म सपोर्टर है तो उसका काम नहीं। तो ये काम इस बेसिस पे ना करना फिर क्या है, नॉन पार्टिजन। देन हमारे पास एफिशिएंट एंड नॉन करप्टेबल। नॉन करप्टेबल का मतलब ये है कि आप उसको रिश्वत नहीं दे सकते, ठीक है। करप्टेबल ये है कि उसको रिश्वत देनी हो, वो रिश्वत देते हैं तो आप बड़ा खुशी खुशी लेते हैं, कहते हैं सर कोई नहीं, साइड से नहीं, ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से पकड़ा दे, ठीक है। या फलाने बंदे को, ठीक है। वो एक थे ना इस तरह से जिक्र कर रहे थे, तो एक सिविल सर्वेंट जो है वो वजूद रखते थे, वो कहते हैं मैं रिश्वत का पैसा कभी घर नहीं लेके जाता, घर में चलाता हूँ सैलरी से, जो रिश्वत का पैसा होता है उससे मैं गाड़ी ले लेता हूँ या प्लॉट ले लेता हूँ, ठीक है। यानी वो घर, तो वो तो बाकी सच्चा था और अल्लाह को जस्टिफाई कर भी देगा कि मैं घर नहीं लेके जाता था, मैं प्लॉट बनाता रहा, ठीक है। और मैंने अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाया, और ये भी इस बात में वो ठीक है, ठीक है। अब है एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर के लोग जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल लाते हैं। एजेंसीज जो एक्सटर्नल हैं वो क्या कहलाती हैं? आप लोगों के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो गए कि साथ साथ चल रहे हैं अभी? अच्छा, ये सेकंड मंथ है आप लोगों का इस बैच का? फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टार्ट हो रहा है अभी। इंग्लिश कॉम्पोजिशन वैसे करना है आपने? अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोग में से कितने लोग अपीयर हो रहे हैं अभी इस फरवरी में? आप भी अपीयर हो रहे, और कौन अपीयर हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा अभी। PMS का पता चल गया आपका? आ जाएगा जनवरी में, जैन में आएगा, 15 जैन तक, ठीक है। नहीं, वो आप PPSC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें ज़रा, वो उस पर ना आ रहा होता है कि कौन से मंथ कमिंग कौन सी पोस्ट आएंगी, तो उसमें मेंशन होगा, आप देख उसको चेक कर लें। जिन लोगों ने पहले CSS ना दिया हो ना, उनको सबसे पहले PMS देना चाहिए। you people will have a very good experience of this competitive exam। अगर आप 25 से कम उम्र के हैं तो आपको पहला एक्सपीरियंस PMS पे अपना हाथ सीधा करना चाहिए। अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है, आपको लगता है कि यार नहीं एज कम है, अगर मिस करूँगा तो अटैम्प्ट मिस होगी, फिर उसमें और प्रेपरेशन जो है ना ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 10 महीने लेके जाती है जो सही प्रेपरेशन होती है, और फिर कंफर्म होता है कि आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यस, अगर अंडर प्रॉपर गाइडेंस फिर आप पास हो जाते हो, सही है।
5 से 6 महीने ले जाती है आपकी इंग्लिश ठीक होते हुए, जिसकी ऑलरेडी कोई सीधी कुछ जुमले शुमले लिखने आते हों जिसको, उसकी इतने महीने लेके जाती है, ठीक है, 6 महीने पक्के हैं। और जिसकी बहुत अच्छी है उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगता है, जिसकी अच्छी है इंग्लिश लिखने में। लिखने का अमल बड़ा अच्छा है, बड़ा डिफरेंट होता है CSS का। अच्छा, लेजिस्लेटिव कंट्रोल पहला कौन सा है आपके? पार्लियामेंट भी तो एक बॉडी है ना, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, और वो अपने खवानीन के ज़रिए चीज़ों पे कंट्रोल लेके आती है। तो पहला क्या है? द कंट्रोल आउटसाइड द एजेंसीज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंट्रोल, और द कंट्रोल बाय एनी अदर एक्सटर्नल बॉडी अदर देन द डिपार्टमेंट। सिंपल इज दैट। आपका है हेल्थ डिपार्टमेंट, तो इसमें आपके MS साहब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। अब MS साहब नहीं, अब बाहर से कोई बंदा आ रहा है, पैक कमेटी का कोई मेंबर, आपने कभी देखा होगा कोई MNA किसी फॉर एग्जाम्पल एलाइड हॉस्पिटल का विजिट कर लेते हैं या सिविल हॉस्पिटल का विजिट कर लेते हैं MNA साहब, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करते हैं। हालांकि वो रेलेवेंट मिनिस्टर भी नहीं होता, लेकिन वो चेक करने की सलाहियत, क्योंकि वो गवर्नमेंट मिनिस्टर है, वो जाके उन चीज़ों को चेक कर सकता है। यस, अब बात समझे? बिकॉज उसी का कोई कोलीग होगा जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, वो जाके फिर अगले दिन पार्लियामेंट में जिक्र भी कर सकता है कि भाई मैं इधर गया था, मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, तो जनाब रेलेवेंट मिनिस्टर ज़रा इसको एक्सप्लेन करें, और इस तरह से अच्छी खासी उसकी वॉट लग जाती है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी MNA बनने से आपके पास इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स भी आती हैं। हमारे MNA फ़ोन नहीं करते मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, फलाना काम कर दे वरना मैं तेरी ऐसी की तैसी भेज दूँ, ठीक है, और बेचारे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते भी हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतने डरे हुए हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। एक फ़ोन जाता है कि MNA का, और वो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है ज़्यादातर CSPs पॉलिटिशियंस के चेले होते हैं 80-90%, क्योंकि उन्हें पता है हमारी प्रमोशन इसने कहना तो होनी है। बड़े बड़े कॉम्पिटेंट भी, मतलब उनको भी सिफारिश की ज़रूरत होती है नेक्स्ट स्केल में जाने के लिए, तो लोग अपनी फिर पॉलिटिकल वाबस्तगी पहले ही डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें ये है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। द लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टू इन्वेस्टिगेट एंड टू डिस्कस ऑल द इशूज ऑफ द एग्जीक्यूटिव सेक्शन। दे प्ले अ पिवटल रोल इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, चेक कर सकता है ना जाके किसी भी डिपार्टमेंट, तो इस तरह से वो कंट्रोल रखता है। देन है क्वेश्चंस। लेजिस्लेचर जो है वो रेलेवेंट, वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी कही, वो रेलेवेंट मिनिस्टर को पॉइंट आउट करेगा, उससे पूछेगा भाई आपके डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा था, इसको एक्सप्लेन करें ना ज़रा। तो आपको फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर उसका जवाब देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिनिस्टर हूँ, मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ और वहाँ पर ओपनली लोगों को रिश्वत देते हुए लेते हुए देखता हूँ, तो मैं अगले दिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके ये बात हाईलाइट कर सकता हूँ विद दैट पर्टिकुलर, विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड विद द स्पीकर ऑफ द हाउस, कि भाई मैं फ़लानी जगह पे गया था, मैंने ये चीज़ें देखी हैं। इस चीज़ का जवाब उस रेलेवेंट मिनिस्टर से लिया जाए, तो फिर स्पीकर साहब जो हैं वो उसको मुखातिब होंगे और कहेंगे जनाब इसका जवाब दें। और ये हर सेशन में फर्स्ट 20 मिनट्स में बाय ऑल टर्म आप कर सकते हैं क्वेश्चंस, इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या है? द लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर कंसर्न्ड इन द फर्स्ट और ऑफ द एवरी सेशन टू मेक देम अकाउंटेबल। पहले 20 मिनट में करना होता है, उसके 1 घंटे के अंदर जवाब देना है, सही है, अगर वो वहाँ पर मौजूद है, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन चली जाती बात। अगर वो मौजूद है रेलेवेंट मिनिस्टर, फिर उसे बाय ऑल टर्म्स जवाब देना है, एंड इट्स आंसर्स आर मैंडेटरी, ठीक है। आप बॉस और डिपार्टमेंट के, तो आपको फिर उसका जवाब भी देना है। Its aim is to expose the failures and pitfalls of the administration and to redress the grievances of the citizens. लोगों की क्या करना है आपने? जो फेलियर्स हैं उसको हाईलाइट करना है, जो फॉर एग्जांपल करप्शन के एलिमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद क्या है कि आपने ग्राइवेंसेस जो लोगों के हैं, जो उनकी शिकायत हैं,
उनके मसाइल हैं उनको हाईलाइट करके उसके सोल्यूशन भी लेने हैं। तो ये क्या है, अब उस डिपार्टमेंट का रेलेवेंट मिनिस्टर नहीं नज़र रखे हुए, अब ये कोई और मिनिस्टर गया था जिसने देखा, जिसने ऑब्जर्व किया, जिसने बताया, तो दैट इज एक्सटर्नल बॉडी। दैट्स व्हाई ये कौन सी बॉडी है जी? क्लियर होगी बात? ये कौन है? एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल एजेंसी है जो ये काम कर रही है। देन है रेजोल्यूशन एंड मोशन। रेजोल्यूशन एंड मोशन, रेजोल्यूशन और मोशन क्या है कि आप किसी चीज को कंडेम करने के लिए एक मोशन मूव करते हो, एक आइडिया। बेसिकली क्या होता है, एक आइडिया मूव किया जाता है, उस पर वोटिंग करवाई जाती है। जैसे अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर अगर कोई लॉ मौजूद नहीं है तो पार्लियामेंट में इस चीज़ को, इस आइडिया को मूव किया जाएगा कि भाई इस पर रेलेवेंट लॉ बनाए, उसकी उम्र कैद सज़ा रखें या सज़ाए मौत रखें या जो भी आप पनिशमेंट, जो भी आइडिया है उसको प्रपोज किया जाएगा। दैट्स वाई पार्लियामेंट का मकसद ये कानून साजी, जो कवानीन नहीं होते उनको बनाना काम किसका है? पार्लियामेंट का। उनको अपडेट करना काम किसका है? लेकिन अब बात देखें, कंट्री की सबसे बड़ी जो है लॉ मेकिंग बॉडी, और वहां पे ही जाहिल लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रोग्रेसिव लॉज बनेंगे? वहां पे अनपढ़ लोग बैठे हुए ना, जहां पर कानून बनने थे या पहले से कवानीन मौजूद को अमेंड करना था, फिर इन लोगों की ट्रेनिंग कोई नहीं है। कैसी बात है? आप सिविल सर्विस में आते हो, आपको पहले 1 साल 2 साल जो है वो ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है CTP के पास, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में आप उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में रेलेवेंट चीज़ें सीखते हो, फिर जाके आपको फील्ड की जॉब देते हैं। ट्रेनिंग के बाद है ना जॉब। लेकिन जो कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो कि कंट्री जिसकी बुनियाद पर रन होना है, उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं, उनके लिए कोई इम्तिहान नहीं, उनके लिए सिर्फ ये है कि जनरल पब्लिक उठ के उनको वोट डाल दे और वो क्या है, पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाए, ठीक है। बात करना भी नहीं आता। मैं एक पॉलिटिशियन की आपको एग्जांपल देता हूँ। वो कहता, उसने बयान दिया, अगर आप हमारे झंडे पाड़ेंगे तो हम आपके झंडे पाड़ेंगे। He said this on a news broadcasting और फैसलाबाद का है, ठीक है, बात ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। एजुकेशन, मुशर्रफ ने एक नेकी की थी, ग्रेजुएशन रखा था, बहुत सारों ने अपनी डिग्रीज जाली बनवा ली, बाद में पकड़ भी गए, ठीक है। दो चीज़ें, यस, दो चीज़ें होनी चाहिए इसमें ना। बहुत अच्छा सिस्टम है ईरान का। ईरान का सिस्टम स्टडी करें थोड़ा सा, आपको पता चलेगा कि पॉलिटिशियन बनने के लिए उन्होंने कितना हाई क्राइटेरिया रखा हुआ, ठीक है। उनका रेलेवेंट मिनिस्टर बनने के लिए उस मिनिस्ट्री, उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप सिर्फ डॉक्टर ही हेल्थ मिनिस्टर बन सकता है, बात समझे? सिर्फ एक लॉ, अ पर्सन हैविंग अ लॉ डिग्री कैन बिकम द लॉ मिनिस्टर। यहाँ पर क्या है, कोई भी जाहिल उठ के लॉ मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। वहां पे पॉलिटिकल टेक्नोक्रेसी है, और यहाँ पर तो इसका वजूद भी कहीं दूर दूर तक नाम ही नजर नहीं आता। ना किसी किस्म की ट्रेनिंग है और ना ही किसी किस्म की रेलेवेंट डिग्री रिक्वायर्ड है। होना ये चाहिए कि आपकी मिनिस्ट्री जो भी हो, उसको compete करने के लिए, वहाँ पे उस पोस्ट के लिए compete करने के लिए आपके पास रेलेवेंट डिग्री हो, बात समझे, या एटलीस्ट बेसिक डिग्री हो, दैट इज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की आपके पास डिग्री हो, आपने सारे कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के पढ़े हुए हो, आपको पता हो कैसे निज़ाम चलते हैं, और मास्टर्स की डिग्री हो। देखें बहुत सारे जाहिल इस फिर फहरिस्त में से निकल जाएंगे। एटलीस्ट ये एक फ़िल्टर होगा जिससे बहुत सारे जाहिलों को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है रेजोल्यूशन। तो वो रेजोल्यूशन पेश की जाती है, उस पर फिर वोटिंग होती है, ठीक है। फिर उस वोटिंग के ज़रिए कोई कानून साजी की जाती है। तो ये भी क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल कंट्रोल है। लॉ बन जाएगा, जब लॉ बन जाएगा तो लॉ के मुताबिक उस डिपार्टमेंट को कंडक्ट करना होगा।
तो ये सोर्स होगा किस चीज़ का? अकाउंटेबिलिटी का। A motion of censure and no confidence passed can dislodge the government। ये आपने अपनी लाइफ में देख लिया कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, इसने पहले प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के उतारा, सही है। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस और जो मोशन ऑफ सेंसर है, इससे क्या है कि आप किसी भी चीज़ को कंडेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 के ज़रिए इंडिया ने कश्मीर को अपना परमानेंट बॉडी बना लिया, ठीक है। उन्होंने इनकलकेट किया कौन सा? आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने उसको कंडेम किया कि भाई ये गलत इक़दाम है। जब हमने उस टेरिटरी को क्या कहा हुआ है, डिस्प्यूटेड, तो आपने कैसे कह लिया? सही है। तो इस तरह से है। फिर हमारे पास है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। ये भी आपने सुनी होगी। ये इस पे तो आमतौर पे तकरीर कर रहे होते हैं पार्लियामेंटेरियंस। ये अगर एमएनए हो तो उसके लिए लिमिट होती है। मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हो तो उसके लिए क्या होती है? वो एट लेंथ नहीं बोल सकता, उसको स्पीकर ऑफ द हाउस क्या है, रोक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो हो सेनेटर तो वो जितनी देर चाहे बोल सकता है, सही है। जो सेनेट का फ्लोर होता है ना, उस पे सेनेटर के पास ये एक प्रेरोगेटिव है कि दे कैन स्पीक एट लेंथ, ठीक है। इसमें डिबेट क्या होती है कि पाकिस्तान को क्या, ये नवाज शरीफ साहब के टाइम में एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया था कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से ना मिलिट्री हेल्प मांगी थी, जिसको नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि हम पार्लियामेंट में डिसाइड करेंगे। अगर हमारा पार्लियामेंट ये डिसीजन लेता है कि पाकिस्तानी फ़ौज भेजनी है उनकी मदद के लिए तो हम भेजेंगे, अगर नहीं लेता तो हम नहीं भेजेंगे। और ये मैं कहता हूँ, इसमें आई सल्यूट दैट पर्सन, दैट वाज अ वेरी मैच्योर अप्रोच। आप अपने कंट्री में पार्लियामेंट को बनाएं हर चीज़ की डिस्कशन की जगह, हर डिसीजन की जगह, कि हम डिसीजन कहाँ मिलेंगे जी? पार्लियामेंट में। लेकिन देखिए ना, अब मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड इसके अंदर, ठीक है। सो हम लोग इससे आगे चलते हैं। हाँ जी, डिबेट्स एंड डिस्कशंस की बात हो रही थी। तो ये हमने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। और फिर उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को फिक्स किया जाता है, बहुत सारे मसाइल को डिस्कस किया जाता है, और इस तरह से उनके कोई प्रैग्मेटिक, कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे सामने आ जाते हैं। देन है पासिंग लॉज। ये एक एक्सटर्नल बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट रिफॉर्म है या स्टेप है जिसके ज़रिए कंट्रोल लाया जाता है, दैट इज़ बाय पासिंग लॉज। पार्लियामेंट जो है दैट इज़ एम्पावर्ड टू पास लॉज। फॉर एग्जाम्पल, अब ये काम करने वाले होते हैं, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ। करप्शन को कैसे रोका जा सकता है? आप एक नॉर्म सेट कर दें कि जो करप्शन करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको फौरन डिसमिस कर दिया जाएगा आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज देयर। आप उनको मौका दे बोलने का, जस्टिफाई करने का, ताकि ये ना हो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। बात समझ? अच्छा, आप बेहतरीन लोगों को अपॉइंट करें, ये एक बेहतरीन बात होती है। कवानीन बना दें कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पर कोई चोरी चिकारी होती है, करप्शन होती है, तो वहाँ का जो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आप देखेंगे आधे से ज़्यादा करप्शन रुक जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्टीमेटली अगर करप्शन कहीं पे ज़ाहिर हो गई, किसी मेरे सबॉर्डिनेट ने कर दी, तो मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी। और यकीन जाने, मैं आपको छोटी सी बात, अगर किसी जो जितने भी छोटा तबका होता है, जो छोटी पोस्ट पे लोग मौजूद होते हैं, वो लोग बहुत डरपोक होते हैं। बात समझे? आई हैव सीन विद माई ओन ऑफ लाइक आईज के ये लोग, कोई अच्छा बॉस आ जाए स्ट्रॉन्ग किस्म का, तो वो करप्शन करने की जरूरत नहीं करते। वो डरते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर आपका बॉस ही करप्ट हो, आपको पता है, तो फिर आप धड़ल्ले से करप्शन करते हो कि वो उसने क्या रोकना है, वो तो खुद ऐसा है, ठीक है। तो चेंज हमेशा ऊपर से नीचे आता होता है, नीचे से ऊपर चेंज नहीं आता। आप देखेंगे ऊपर से नीचे चेंज आया है तो मुआशरे बदले हैं,
हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुआशरे को, औस और खजरत जो है कैसा मुआशरा था कि ये सदियों से इनकी आपस में राइवलरीज थी, मदीना के अंदर एनवायरनमेंट जो था, ठीक है। तो वो जब नबी पाक उनके लीडर बन जाते हैं, उनकी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और अमन व अमान भी आ जाता है और प्रॉस्पेरिटी भी आ जाती है। इसी तरह एक खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में आया, उसने सारों को सीधा कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की एग्जाम्पल देख लें, तो एक एक बंदा आता है और वो दुनिया में और कौमों की किस्मतों को चेंज कर देता है। तुर्क्स को देख लें आप, तैयब उर्दुगान की लीडरशिप में, ठीक है, दे हैव एंटायरली चेंज्ड। तो इस तरह से कवानीन बनाने से भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और कॉन्टिन्यूसली लॉ मेकिंग से आप करप्शन के मुख्तलिफ सोर्सेज को क्या कर रहे होते हो, निप कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल लैंड रिकॉर्ड्स है, लैंड रिकॉर्ड्स का जो डिपार्टमेंट है इसने बहुत चेंज लेके आया। पहले पटवारी के इर्द गिर्द सब कुछ होता था, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के आने से, कंप्यूटराइज कर देने से करप्शन ख़त्म नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। उसमें भी लोगों ने जुगाड़ लगा ली, उसमें भी लूप होल्स ढूंढ लिए हैं, लेकिन वो लूप होल्स फर्दर इंटेलिजेंस से और फर्दर लॉ मेकिंग से क्या हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ फिर, सोर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी हुआ कि मुसलसल लॉ मेकिंग जो है वो करप्शन को क्या करती है, कम करती है, ठीक है। एन है कंट्रोल ऑफ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जो पैसा आप देते हो किसी डिपार्टमेंट, जो कैपिटल आप देते हो किसी डिपार्टमेंट, आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो बीइंग अ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव, आप उसको बजट दोगे? तो इट इज़ एन एक्सटर्नल कंट्रोल कि पार्लियामेंट ने रेलवेज की इस दफ़ा की तनख्वाहें ख़त्म कर दी, तो रेस जो था तनख्वाहों में वो रिड्यूस कर दिया, और सज़ा क्या है, बिकॉज इस डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज़्यादा। जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स है, जिस तरह पाकिस्तान PIAs, पाकिस्तान इसी तरह आपकी जो है वो रेलवेज़ है, ये वाइट एलिफेंट्स हैं, ये कॉन्टीन्यूसली कंट्री के ऊपर बर्डन है, बजट के ऊपर बर्डन है, बजाय ये अदारे प्रॉफिट देने के खसारे में जा रहे हैं मुसलसल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है तो लेजिस्लेचर कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द अप्रोप्रिएशन ऑफ, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा जी PIA को फंड्स देने के नहीं देने, इस तरह से कंट्रोल ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो इस तरह थ्रू दिस मेजर दे कैन रिवॉर्ड और पेनलाइज द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट जो है अगर उसका वो बजट पास कर देगा, पार्लियामेंट अगर उसको बजट दे देगा तो उसकी कारकर्दगी की बेसिस पे देगा, नहीं देगा तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए डेटरेंस है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए सज़ा है कि वो काम नहीं कर रहे थे तो उनको इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा। समझ आई बात? क्लियर हो गया सर को? जी सर, प्रेसिडेंट क्यों रोक देते हैं जी, प्रेसिडेंट बिल्स को क्यों रोक देते हैं? देखिए वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो कंट्रोल कर सकती है किसी भी एक्टिविटी को। आपकी कंट्री के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि निज़ाम पार्लियामेंट का दोनों मौजूद हैं, तो 18वीं तरमीम के बाद जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी ना वो ग्रेटली रिड्यूस हो गई हैं, यानी कि ही इज़ जस्ट अ नॉमिनल हेड नाउ। वो क्या है? जस्ट नॉमिनल हेड, ठीक है। क्योंकि पिछली एग्जाम्पल्स में ये सामने आया कि उसने अपनी पावर्स को एक्स्ट्रॉर्डनरी इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया, जैसे फारूक अहमद ख़ान लगानी ने गवर्नमेंट डिसमिस की। फिर उसके बाद एक नवाज शरीफ की भी थी। मैं बताता हूँ आपको, उसमें थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने 2 मरतबा अपनी पावर को इस्तेमाल किया। फारूक अहमद ख़ान लगानी ने इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि परवेज़ मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो दिस इज़ द वे हाउ द गवर्नमेंट्स वर टॉपल्ड। तो अब प्रेसिडेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में होता है, बिकॉज वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन बाय लॉज वी हैव रिड्यूस्ड हिज पावर, ठीक है। वी हैव रिड्यूस्ड हिज पावर्स, राइट, बाय 18th अमेंडमेंट। और ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट है जो प्रेसिडेंट ने खुद पास किया है। ये वाहिद एग्जाम्पल है दुनिया में जहाँ प्रेसिडेंट खुद अपनी पावर्स को खुद रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। आसिफ अली जरदारी साहब,
उन्होंने पावर टू डिसमिस द गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर दिया, आसान हो जाए। कंट्रोल ऑफ अप्रोप्रिएशन, तो वो फंड्स का इजरा भी गवर्नमेंट एजेंसीज उन्हीं को मिलता है जहाँ पर जिनकी एक स्ट्रॉन्ग ACR होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे के अंदर दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स एफिशिएंट। ठीक है, देन हमारे पास है ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स। ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स क्या है? ऑडिटिंग करती है एक्सटर्नल बॉडीज। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई ऑडिट करवाया किसी डिपार्टमेंट और उसके लिए कोई फर्म, प्राइवेट फर्म को भी हायर किया जाता है। अमेरिका के अंदर प्राइवेट फर्म्स को हायर करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और वो फर्म्स जो हाईली पेड हो और उनकी कारकर्दगी भी बहुत उम्दा हो, सॉरी, तो ऑडिट से सारा कुछ सामने आ जाता है। बिकॉज ऑडिटिंग के अंदर एक एक चीज़ उठा के वो चेक करते हैं कि ये बिल बना था, उस वक्त मार्केट वैल्यूज़ क्या थी, उस वक्त इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर हैं, क्या जो चीज़ें ख़रीदी गई वो इसी मेयार पे रखी गई। उनके पास अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग की ऑडिटिंग करवाती तो वो उन इंजीनियर्स को भी बुलाते हैं कि जो कि असेस कर सकते हैं। बिल्डिंग के मुख्तलिफ जगहों से सैम्पल्स लिए जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है लैब्स में कि जो मटेरियल यूज़ हुआ है क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये वैल्यूएबल था, जो पैसे लगाए हुए हैं उतनी वैल्यू में यही मटेरियल बनता था। इस तरह से ऑडिटिंग से बहुत सारे जो इंकशाफात हैं करप्शन के वो हो जाते हैं, ठीक है, वो सामने आ जाते हैं। जहाँ पे करप्शन की वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस पकड़ी जाती है अनटिल अनलेस कि आपने वो काम भी बहुत तरीक़ेकार से टीम ऑफ एडिटर्स के ज़रिए ना करवाया हो, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है वो करप्शन जो है वो टीम ऑफ एडिटर्स को लूप में लेके करते हैं ताकि कल को करप्शन सामने ना आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बड़े जो भी मशहूर पॉलिटिशियन वो कहते हैं मेरे पास मनी ट्रेल नहीं है। उनसे जब मांगा अदालत ने कि जी आपके पास ये इतना पैसा आ गया, उसका मनी ट्रेल तो दें कि पैसा अचानक से आया कहाँ से, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ले आए या मीकाइल ले आए आपके पास, तो कहते हैं उस वक्त तो जी रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं था। तो कुछ हद तक तो बात उनकी ठीक है कि रिकॉर्ड कीपिंग नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड रखना चाहिए था। आप कौन से आम बंदे हैं, ठीक है, आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए तैयार हो ना, तो आपको अपना सारा रिकॉर्ड रखना चाहिए था। और अगर आपको उसकी बेसिस पे अब कर दिया गया तो फिर आप उस चीज़ को कबूल भी करें। लेकिन क्या होगा, अभी NRO होगा तो वो जो सारे सिस्टम से निकाले गए होंगे वो दोबारा आ जाए, ठीक है, रेकरेंस है इनकी, दोबारा वही चेहरे दोबारा आ जाते हैं, सही है। वो नहीं आएंगे तो उनके वो पितर शरीफ जो हैं वो आ जाएंगे सामने, ठीक है। तो अब ये है ऑडिटिंग एंड रिपोर्ट्स, ये आपकी कंट्रोल बढ़ाती हैं, ये एक्सटर्नल कंट्रोल्स हैं। इसलिए एजेंसीज करप्शन करने में 10 बार से 100 मरतबा सोचती हैं कि हर साल में जी फलाने महीने के अंदर ऑडिटिंग होनी है, क्या होना है, ऑडिटिंग होनी है। उस वक्त हमारी करप्शन क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। देन ए कमेटी ऑफ लेजिस्लेचर, इसका जिक्र हमने 12 बार किया कि जो पार्लियामेंट है उसकी मुख्तलिफ कमेटीज़ बना दी जाती हैं और वो कमेटीज़ उनको ये काम दिया जाता है कि वो लॉ मेकिंग का काम करें। वो ना सिर्फ लॉ मेकिंग का काम करें बल्कि वो फिर रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को जाके चेक भी करें। रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को क्या करें जी, चेक भी करें और उनकी करप्शन को निप करने का कोई तरीका निकालें। जिसमें एक सबसे फेमस नाम जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है कि वो मुख्तलिफ अकाउंट्स को चेक कर सकती है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जाके चेक कर सकती है। Either these projects are related with education, with health, with law making, whatsoever it is, right? So these mechanisms are there which nip the corruption externally. ये तमाम external sources हैं corruption को निप करने के, रोकने के, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इंशाल्लाह जो है आपका नमाज का वक्फा है, उसके बाद हम लोग